एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टी पी। मेरे को लेंथ बतानी है, टी पी की लेंथ मेरे को बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे, हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में कर लिया था, वहाँ तक पहुँचते हैं पहले। आप ये देखिएगा कि ये ट्राइंगल, ये सर्कल है एक, ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर दे रखा है ओ। सर्कल का सेंटर दे रखा है ओ, और इधर एक्सटर्नल पॉइंट है टी। एक टेंजेंट ऐसे गया और एक टेंजेंट ऐसे। ठीक है, जो ऊपर वाला टेंजेंट है इसको हमने बोल दिया टीपी और इसको बोल दिया टी क्यू। अच्छा, ओ जो है वो पी से जुड़ रहा है और ओ क्यू से भी जुड़ रहा है। अच्छा, और ये जो रेडियस है, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इधर 5 है तो ये भी 5 ही होगा। तो पी क्यू एक कॉर्ड दे रखी है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये पॉइंट आ रहा है। आगे बैठ रहे हैं? हाँ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मन कर रहा हूँ नहीं। तो ये पी आर है और ये आर क्यू है। अब आप ये देखिएगा कि ये जो पी क्यू है इसकी पूरे की लेंथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो पी आर है और ये जो आर क्यू है ये दोनों इक्वल हैं। एक तो ये प्रूव करना है, और एक ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। ये चीज़ प्रूव करनी है, पहले ये चीज़ प्रूव करनी है, उसके बाद मेरे को फाइनली टी पी की लेंथ निकालनी है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये करा था, ये वाला एंगल 90 डिग्री है इसमें भी, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस में और टेंजेंट में, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। आगे चलेंगे, आगे आप ये देखिएगा कि ये पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी टी और ट्राइंगल ओ क्यू टी, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके थे, हम लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पर हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल आ गया था। एंगल ओ टी पी और एंगल ओ टी क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए थे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अब मैं इसमें लेकर चल रहा हूँ एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे नाउ इन ट्राइंगल पी आर टी, या टी आर पी और टी आर क्यू ऐसे बोल दीजिए। इन ट्राइंगल, जितना लास्ट क्लास में करा था उसी के आगे बढ़ रहे हैं, टी आर पी एंड टी आर क्यू। इन ट्राइंगल टी आर पी एंड टी आर क्यू, तो टी आर इज इक्वल टू टी आर कॉमन साइड, ये हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, टी आर इज इक्वल टू टी आर कॉमन साइड। फिर हम ये बोलेंगे टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम टी। टी पी इज इक्वल टू टी क्यू हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम टी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिएगा वी हैव प्रूव्ड इट, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो एक ही तो बात है ना,
भाई पी टी ओ करो या पी टी आर बोल दो, ये टी आर ही तो आगे लेंथ एक्सटेंड होकर ओ बन जाती है, टी ओ बन जाती है। भाई पी टी ओ बोलो या पी टी आर बोलो, एक ही तो बात है। इसी तरह से क्यू टी ओ बोलो या क्यू टी आर बोलो, एक ही तो बात है। नहीं समझे? नहीं नहीं, ठीक है। चलिए जी, तो अब आप ये देखिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने एक तो ये वाली साइड यूज़ करी टीपी, ठीक है, और एक ये वाली साइड यूज़ करी टी क्यू, ठीक। तो आप ये देखिए, एक तो टीपी यूज़ करी, एक ये जो टी आर है, टी आर कॉमन साइड है, और एक ये बीच का एंगल तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाई SAS, और पता है कॉन्ग्रुएंस है ये, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें 10th क्लास में ना एक थ्योरम हुआ करती थी, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। तो वो जो थ्योरम है वो सिलेबस से हट चुकी है, नहीं तो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम से हम इसको सीधा सीधा ही इक्वल बोल सकते थे। वो सिलेबस से हट चुकी है, इसलिए उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ट्रिपल एस नहीं हो पाएगा। ना 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 ना, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू तो मुझे प्रूव करना है। अगर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू हमें पता हो तो मैं ये पूरी कहानी करूंगा ही नहीं, मैं सीधा टीपी निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो वो मेरे को प्रूव करना है, अब इसके बाद वो प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल TRP is congruent to triangle TRQ। ट्राइंगल TRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TRQ, ये हो गया। अच्छा जी, अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम ये कहेंगे कि इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट बताइए जरा क्या है, RP, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, RQ। तो RP इज इक्वल टू RQ। RP इज इक्वल टू RQ बाई CPCT। एक चीज़ तो ये हो गई, तो इसको यहाँ पर मार्क भी कर लो अब, ऐसे ऐसे। और फिर हुआ क्या, जब मुझे दे रखा है कि पूरी लेंथ PQ जो है, यानी कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद एक काम और करते हैं कि एंगल TRP इज इक्वल टू एंगल TRQ। यहाँ पर भी रीजन में लिखें भाई CPCT, एंगल TRP इज इक्वल टू एंगल TRQ, ये हो गया, ठीक है। और फिर जब ये PQ एक स्ट्रेट लाइन है, भाई PQ एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये TRP इज इक्वल टू TRQ है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। क्यों, बताता हूँ अभी। सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स जो हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे एंगल ये वाला TRP और TRQ, एंगल TRP, ठीक है, इसको R को जरा इधर लिख लेता हूँ, एंगल TRP इज प्लस एंगल TRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल TRP प्लस एंगल TRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और TRP और TRQ दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो TRP को तो TRP लिखा रहने दो, और TRQ को भी TRP लिख दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एंगल TRP प्लस एंगल TRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल TRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 290 सा ये हो गया। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एंगल TRP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब TRP 90 डिग्री हो गया तो TRQ और TRP तो दोनों ही इक्वल है, ये भी 90 और ये भी 90। यहाँ तक बता दीजिए कौन सी थ्योरम है, क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है, नहीं 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 नहीं, गलत समझ रहे हो, थ्योरम गलत समझ रहे हो।
क्या होता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स का कॉर्ड। अब ना तो मुझे ये पता है कि ओ आर जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ना तो ये पता है, ना ये पता है कि ओ आर इस पर परपेंडिकुलर है, दोनों ही चीजें नहीं पता। समझ रहे हो? हाँ हाँ, पी क्यू कॉर्ड दे रखा है। अब आप फिर से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ पर एक कॉर्ड दे रखी है पी क्यू। अब ये ओ है तो ओ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता कि ये परपेंडिकुलर ही है? ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली मैंने ओ से लाइन को ड्रॉ नहीं करा। भाई बातें नहीं प्लीज इधर, मैंने एक्चुअली ओ से इसको ड्रॉ नहीं करा है। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से टी से ओ को ज्वाइन करा है। तो जब मैं टी से ओ को ज्वाइन कर रहा हूँ तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है? समझ रहे हो? तो मेरे को, जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन करा था, नहीं समझ रहे आप? कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्शन बेटा, जैसे ये ओ है तो ओ से आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया कि आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब आप टी से भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ज़रूरी है कि टी से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो इसी पॉइंट पर मिले, फिर वो एक अलग टेढ़ी लाइन बन जाएगी। तो इसलिए ये सब कुछ करके दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पर वो कॉर्ड वाली थ्योरम लगेगी ही नहीं। एक पहले क्वेश्चन था उसमें लगेगी, वो मैंने बता दिया था आपको, उसमें लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ प्रूव करके ही दिखानी होगी। क्या करके दिखाना होगा? एक तो ये कि भाई पी आर और आर क्यू ये दोनों इक्वल हैं, एक तो ये प्रूव करना होगा। कहाँ खोए हुए हो आज, तुम क्या सोच रहे हो? स्कूल में कुछ हो गया? कहाँ दिमाग है? देखिए पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, एक तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों इक्वल होंगी, ये समझ में आ गया? पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये वही है, आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, एक ही बात है। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हुए तो बाई सीपीसीटी आर पी इज इक्वल टू आर क्यू हो गया। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई। टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी 4 और ये भी 4। समझ गए? उसके बाद क्या है, जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हमारा टी आर पी और टी आर क्यू ये भी एंगल इक्वल हो गया। ठीक, और क्योंकि ये जो पी क्यू है ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन पर इस पॉइंट पर इधर एक एंगल बन रहा है और इधर एक एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 डिग्री के इक्वल हो गया। क्यों भाई? लीनियर पेयर लिख लो यहाँ पर, लीनियर पेयर। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ना? आपका प्री बोर्ड वगैरह होगा उसमें आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, लेंदी है। ठीक, आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं है क्वेश्चन। इसमें 3-4 क्वेश्चन है ऐसे 5-5 नंबर वाले, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब 3-3 पेज में जाकर सॉल्व होते हैं। लास्ट का ये मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये 3-3 पेज में सॉल्व होएगा। बहुत लंबे क्वेश्चन है दोनों ही, तो इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल था ना, वो इतना आसान था, उतना ही थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, चलिए जी, तो एंगल टी आर पी प्लस एंगल टी आर क्यू 180 डिग्री हो गया। अब क्योंकि टी आर पी और टी आर क्यू इक्वल है तो टी आर पी को टी आर पी ही रहने दिया और टी आर क्यू की जगह पर भी टी आर पी लिख दिया। तो एंगल टी आर पी प्लस एंगल टी आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर पी इज इक्वल टू 180, 90 डिग्री कर दिया। तो टी आर पी 90 डिग्री हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर केवल इतना दे रखा है, मेरे को निकालनी है टीपी की लेंथ। ठीक है, एक काम करेंगे, ये जो ओ आर है ना, पहले ओ आर निकाल लो भाई। जब ये 90 डिग्री आ गया तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ओ आर पी, इन ट्राइंगल ओ आर पी, ट्राइंगल ओ आर पी में हम ये कहेंगे ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी का स्क्वायर। हाँ जी, ओ आर मुझे नहीं पता कितना है, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना है? 5, 25 माइनस 16, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ओ आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ओ आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब क्या करिए, जो टी आर है ना इसको एक्स मान लो। ठीक, तो लिखिएगा
लेट टी आर इज इक्वल टू एक्स। ये समझ गया ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने। 90 डिग्री प्रूव होते ही अब हम पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल टी आर पी इन ट्राइंगल टी आर पी। तो जब टी आर पी ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, टी आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो टी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के सामने क्या हो गया, टीपी इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर। तो टी आर को हमने क्या लिया था, एक्स, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो आर पी क्या है, 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी, तो टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 2 अननोन है हमारे पास, टीपी जो है वो भी नहीं पता हमको कितना है, और एक्स जो है वो भी नहीं पता है ना। आगे चलते हैं। अब मैंने 2 राइट ट्राइंगल यूज कर चुका हूँ मैंने एक बार ये वाला राइट ट्राइंगल यूज करा ओ आर पी, अब मैंने यूज करा है टी आर पी, तो ये वाला राइट ट्राइंगल यूज करा। अब आगे मैं राइट ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ ये वाला ओ पी टी। ठीक है, ये भी तो एक राइट ट्राइंगल है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी टी ट्राइंगल ओपीटी, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इधर 90 के सामने वाली साइड पूरी ये साइड हो गई टीओ हो गई, तो टीओ का स्क्वायर। सेकंड वाली इक्वेशन क्या हो गई, ये तो फर्स्ट है। अच्छा अच्छा, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं ट्राइंगल ओ पी टी। ओ पी टी, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओ का स्क्वायर। हाँ जी, ओ पी क्या है 5, और टी पी हमें नहीं पता कितना, टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो टी ओ है ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ टी से आर तक ये वाला डिस्टेंस तो एक्स है, और आर ओ कितना है 3, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालेंगे टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 से भी टी पी स्क्वायर आ गया, इक्वेशन नंबर 4 से भी टी पी स्क्वायर आ गया। ठीक, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, टीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 16, और इधर से टीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16, और एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस 25। तो इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इधर आ गया 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इज 6x माइनस 25, और उसके बाद 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 16 है ना, इसको इधर ले आओ, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 6x, पलट कर लिख दो 6x इधर इज इक्वल टू 32, 2 3 ज़ा 6 और 2 16 ज़ा 32, तो x इज इक्वल टू 16/3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू इतनी आ गई 16/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमसे पूछा, एक्चुअली सॉरी ये नहीं पूछा, हमसे पूछा था कि टीपी बताना है।
तो आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 यूज़ कर लो या इक्वेशन नंबर 4 यूज़ कर लो, कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करिए और टीपी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, अच्छा टीपी स्क्वायर हो क्या जाएगा, टीपी स्क्वायर तो ये हो जाएगा, अगर टीपी कितना हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट है ना, तो इस पूरे का अंडर रूट निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 3, from equation 3 TP is equal to under root x square plus 16, under root x square plus 16, तो TP is equal to under root, हाँ जी x क्या है 16/3, तो 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, तो TP की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, कर लो भाई सिंप्लीफाई, ये तो सभी ने कर लिया होगा, नोट मिटा दो। तो TP इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो TP इज इक्वल टू, अब इसको जब LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 16 144, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 144 अपॉन 9, तो 360 या 360 है, 400 है, 400 है ना, 400 अपॉन 9, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 400 का स्क्वायर रूट 20, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 20/3 सेंटीमीटर है ना, 20/3 सेंटीमीटर, अल्टीमेटली ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है और याद रखिएगा कि कौन कौन से ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपको 2 तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, उसके बाद में आपको जो बीच में एंगल बन रहा है जहाँ पर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है वो प्रूव करके दिखाना है कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, फिर दिखाना है कि कॉर्ड जहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी लेंथी भी और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो सर्कल्स में इस पर स्टार मार्क कर लो अपना, इसमें एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ नहीं वो ऐसे क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं, ये तो 20/3 पर मैं इस वजह से रुक गया क्योंकि एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल 20/3 इन्होंने दे रखा है, नहीं तो इसको 6.67 ही लिखता मैं भी। आप फ्रैक्शन में, हाँ हाँ वो उन्होंने आंसर में एक्चुअली फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है, इस वजह से हमने आगे सॉल्व नहीं करा, आप तो कर ही देना सॉल्व, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि टीपी और टीक्यू तो वैसे भी इक्वल ही है, तो आपने टीपी निकाल दिया, आप कह दोगे ये तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है तो इक्वल है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, भाई पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा सीधा सीधा। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल
इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, तो यानी कि टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट Q। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, यानी कि Q यहाँ पर है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये P हो गया। सर्कल के सेंटर को आमतौर पर हम O मानकर चलते हैं, ये O हो गया। O से अगर P को ज्वाइन करा तो ये 90 डिग्री बन गया। हमको ये रेडियस निकालना है, आराम से निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल टू 625। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, तो इसमें TP और TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल POQ 110 डिग्री दे रखा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर 10.11 ये सेंटर है सर्कल का O, O इधर है P, इधर है Q, ये हो गया T, ये बीच का एंगल दे रखा है 110 डिग्री, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको एंगल PT क्यों निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। भाई देखिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, क्वाड्रिलेटरल OPTQ एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल OPT कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल PTQ क्या हो गया, एंगल PTQ का मतलब एंगल PTQ ही है, प्लस एंगल OQT 90 डिग्री प्लस एंगल POQ
110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा? हाँ जी, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 कितना? 290। तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 290 मतलब 70 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है 70 डिग्री। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल पी टू अ सर्कल। So if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, बाहर एक पॉइंट हमको दे रखा है P, तो P से एक टेंजेंट ड्रॉप करा जाता है PA और एक दूसरा टेंजेंट है PB, तो PA और PB तो इक्वल होगा ही। ठीक, अच्छा, तो if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, तो PA और PB में अगर एंगल बीच में बन रहा है 80 डिग्री बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है, देन एंगल POA इज इक्वल टू, तो वो पूछ रहे हैं कि आपको एंगल POA आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल। भाई देखिए ये तो 90 डिग्री हो ही गया। ठीक है, और क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और फिर ये दिखाओ कि ये 40 होगा और ये 40 होगा। सीधा करो कि ये 40 है और ये 40 है, एमसीक्यू है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बता दो? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, अरे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। ठीक है, ये पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल और पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली यही चीज़ हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक में करी थी जिसमें वो कॉर्ड बना हुआ था एग्जाम्पल 3 में, तो वहाँ पर हमने पहले इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करा था। क्योंकि एमसीक्यू है तो यहाँ पर इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता है कि बाहर से जो भी आप टेंजेंट्स ड्रॉप करेंगे उनको उनके बीच में से जो लाइन है वो जो बीच का एंगल है उसको बाइसेक्ट ही करेगी। ठीक है, एमसीक्यू में वो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसमें आपको करके दिखाएंगे। समझ गए? क्लियर है भाई? समझ गए? इसके बाद अब ये हमारे पास ये वाला एंगल ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं।
पानी ले लो। बैग तो गोद में रख के क्यों बैठे हो? तो एक हाथ भी बैग के अंदर ही रहता है। वीडियो बनाइए आप लोगों के साथ में, ग्रुप पर भी शेयर करूंगा अगर आपने नहीं देखी हो तो। बहुत काम की है, मैंने वीडियो बनाई है, बहुत काम की वीडियो है, देखना जरूर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये तो सभी को समझ में आ गया ना, ये वाला 40 हो गया, ये वाला 90 होता है, ये जो 50 डिग्री हो गया है ना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हमने क्या करा, एक सर्कल बना लिया ऐसे, अच्छा जी। तो प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसको हमने बोल दिया ए बी, ठीक है। लेट द डायमीटर, और सर्कल के सेंटर को बोल दिया ओ। लेट द डायमीटर बी ए बी। तो डायमीटर को हमने ए बी बोल दिया। क्या हो गया अब? भाई भगवान ही बचाए बस। लेट द डायमीटर भी ए बी, तो ये डायमीटर ए बी हो गया, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, अच्छा ये जो दो टेंजेंट्स हैं, लेट द टू टेंजेंट्स बी पी क्यू एंड आर एस। Let the two tangents be PQ and RS. Then angle OBS is equal to 90 degree. Similarly, angle OAP, अब वैसे तो देखिए एंगल OAQ भी 90 डिग्री है, पर आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको ले लो
चाहे इस वाले को ले लो। मैंने कहा एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखेंगे एंगल, हाँ जी बोलिए, क्या ओ ए पी, हाँ सॉरी, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे एंड ये जो डायामीटर है ना ए बी, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें कहीं कोई कर्व तो नहीं होता, स्ट्रेट लाइन ही होती है सीधे। तो स्ट्रेट लाइन अगर दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो इसके इधर वाला एंगल भी 90 है और इसके इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइंस मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एंगल ओ बी एस एंड एंगल ओ ए पी आर alternate interior angles between PQ and RS, between PQ and RS. Therefore PQ is parallel to RS. Proved. भाई ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। एंड यहाँ पर लिख भी लो, एंड एंगल ओ बी एस इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी। मतलब जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल भी हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल अगर होते हैं तो वो कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है, दोनों के दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो आपके पैरेलल हो गए। ठीक है, बस ये इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ फिर आपको। ठीक है, अच्छा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को प्रिपेयर रखना, मैंने बताया था ना कि टेस्ट है आपका। तो आज वेडनेसडे है। अब मेरे को ये बताइए, एक हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो फ्राइडे को टेस्ट रख लेता हूँ या संडे को रख लेता हूँ, जिस दिन ठीक लगे। संडे ठीक है, संडे के लिए तैयार रहिएगा, संडे को टेस्ट रखेंगे। और अगर आप कहोगे तो फर्स्ट हाफ में रख लेंगे, कहोगे तो सेकेंड हाफ में, जिस टाइम में। ठीक है, लेकिन मतलब आना, कई बच्चे घबराहट में आते ही नहीं टेस्ट में। भाई टेस्ट वेस्ट तो देना सभी बच्चे, ठीक है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है।